नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न डेली हम 25 प्रश्न कर रहे हैं। क्लास नंबर 5 आज हम करने वाले हैं। तो कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, लिखाई अच्छे से चल रही है, सब कुछ अच्छे से चल रही है। एग्जाम डेट के बारे में बस यही दिक्कत है, एग्जाम डेट कब तक एग्जाम होगा। ठीक, तो आश्वस्त रहिए, दिवाली बाद एक गुड न्यूज निकल कर आपके लिए आने वाली है। ठीक, चलिए 45 दिन लगातार ये क्लास चलेगी। क्लास नंबर 5 है बायोलॉजी। मैं डेली बोल रहा हूँ कि शुरू करेंगे लेकिन बायोलॉजी हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो फिजिक्स और जीके चल रही है। अभी जीके में करंट अफेयर्स भी चलता है। 4 बजे क्लास आपको मिलती है फिजिक्स जीके वाली, और ये मिलती है 8 बजे। ठीक, बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अनअकैडमी के ऐप पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास वहां पर चल रही है, तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी पर 3 नवंबर से कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें टीम फोनिक्स बैच है सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जाम के लिए। इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, और बात करें जीएस के लिए कंप्लीट बैच है, ये भी 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अग्नि बैच आपका प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा 15 नवंबर से ये स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक, साथ में अनअकैडमी के ऐप पर आज के डाउट का फीचर मिल जाता है जहां पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। कोई भी बुक का डाउट हो या फिर आपके नोट्स का डाउट हो, क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा रेज हैंड का फीचर, यहाँ पे आप प्लस क्लास के दौरान लाइव क्लास का फील ले सकते हो, ऑफलाइन क्लास का फील ले सकते हो। लाइव क्लास के दौरान ही आप अपने डाउट लाइव टीचर से पूछ सकते हो। इसके अलावा एवरी संडे यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी का, जिसका नेक्स्ट संडे का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया एसएससी कॉम्बैक्ट करके, उसको जाके एनरोल कर लीजिए। कोड मांगेगा तो गुरु टिप्स डाल लीजिएगा। ठीक, आपका एवरी संडे होगा, 40 क्वेश्चन 50 मिनट में, फ्री रजिस्ट्रेशन है और आप टेस्ट को दीजिए, प्राइज जीत सकते हैं। ठीक, कोड गुरु टिप्स 10% का डिस्काउंट एनी कोर्सेज। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज? इसका आंसर क्या होगा? विकृति, घनत्व, दाब या संवेग? इसका आंसर बताइए क्या होगा? दाब की यूनिट क्या होती है भाई? दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल। पास्कल, क्या पास्कल की कोई इकाई नहीं होती? होती है, तो ये तो सही होगा। ठीक, इसके बाद बात करें घनत्व। घनत्व की यूनिट होती है, हाँ घनत्व की भी यूनिट होती है। ठीक, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लेकिन किसकी इकाई नहीं होती ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा विकृति की इकाई नहीं होती। विकृति, विकृति की बात करें, विकृति होता क्या है? विकृति की बात करें, वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन बटे वस्तु का प्रारंभिक आकार, वस्तु का प्रारंभिक आकार, प्रारंभिक आकार, इसी को हम विकृति बोलते हैं, जिसे डेल्टा एल बाई एल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विकृति की कोई इकाई नहीं होती, इकाई नहीं होगी तो इसका बीमा नहीं होगी। ठीक, घनत्व की बात करें, घनत्व एक क्वेश्चन आता है, आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? बताइए, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व की बात करें, ये हम मापते हैं हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को यच ऊंचाई से एक साथ गिराई जाती है तो दोनों गिरेंगे। बताइए, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है फर्नीचर, ठीक, और ये आपका लोहे का टुकड़ा है, ठीक, आयरन का टुकड़ा है। यच ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेंगी, दोनों गिरेंगे। इसका आंसर क्या होगा? दोनों एक साथ गिरेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ इसलिए गिरेंगी क्योंकि दोनों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो समान लगेगी। दोनों एक साथ गिरेंगी, दोनों एक साथ गिरेंगी क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होगी, इसलिए दोनों एक साथ गिरेंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कथन किसका है? यह नियम किसके अनुसार होता है? न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम? इसका आंसर क्या बताइए? जब किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम किसका है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम की बात करें, यह संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यह द्वितीय नियम होता है। तृतीय नियम तो आपको पता होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को हम तीसरा नियम बोलते हैं। ठीक, न्यूटन के पहले नियम से ध्यान रखिएगा, किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। किसकी? बल की परिभाषा मिलती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 है आपका, सामान्य कुंजी या की का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? सामान्य कुंजी या की का प्रयोग किन दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? की का प्रयोग, जनरली द की इज यूज्ड टू स्टॉप द मोमेंटम ऑफ बिटवीन टू पार्ट्स। तो ये हो जाएगा घूर्णन गति को रोकने के लिए। तो कुंजी या की का प्रयोग दो पुर्जों के बीच घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 5 की बात करें, 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही फ्लाईव्हील का कोणीय चाल क्या होगा? 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही फ्लाईव्हील की कोणीय चाल आपको बताना है। क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक, कोणीय चाल यानी कि ओमेगा हमको बताना, ओमेगा। ठीक, ओमेगा बताना है। कोणीय चाल ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है, कोणीय चाल निकाला है 2 पाई n मिनट, 2 पाई n प्रति मिनट। ठीक, 2 पाई कोई दिक्कत नहीं, n कितना दिया है? 120, n दिया 120, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 240 पाई, 240 पाई, 240 पाई। क्या ऑप्शन में 240 पाई है? नहीं है। ठीक, तो 240 पाई प्रति मिनट होगा, प्रति मिनट होगा। लेकिन ऑप्शन देखो रेडियन पर सेकंड दिया है, तो रेडियन पर सेकंड में बदल देते हैं। 2 पाई गुणे 120 बटे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 60 दूनी 120, 120 और 2 दूनी 4 पाई, 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। 6 की बात करें, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है? एक गतिशील वस्तु, यहां पे ध्यान रखिएगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय चाल कहते हैं। कोणीय चाल किसे कहते हैं? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय चाल बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ये मैं बार बार इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक, चलिए तो आगे चलें। गतिज ऊर्जा की बात करें, कैसी राशि है? एक प्रकार की अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक, एसआई यूनिट क्या होती है गतिज ऊर्जा की? ये होती है जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, यह सिद्धांत किसने दिया था? सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, यह सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत की बात करें, ये देखा था कोपरनिकस ने। किसने दिया था? कोपरनिकस ने बताया था कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। ठीक, कोपरनिकस ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन ने। ठीक, चलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का फॉर्मूला हमने बताया था कल भी, F बराबर Gm1m2 बटे r² होता है, जहां पे G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G की वैल्यू पूछा जाता है 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 8। एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही है एक लड़की, लकड़ी नहीं लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, बताइए। तो लड़की झूले पर झूल रही है, लड़की एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्त काल बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्त काल बढ़ जाती है। और ध्यान रखिएगा, यदि झूलते हुए झूले पर बैठे व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूला झूल रही एक लड़की, इसके बगल में एक और लड़की बैठ जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9 की बात करें, यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव के बूंद की आकार नियंत्रित होती है किसके द्वारा? यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव के बूंद का आकार नियंत्रित होता है किसके द्वारा? द्रव के तल तनाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 10 की बात करें, ऑटो वाहन में द्रव चलित या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक या द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी, पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक, इसमें हाइड्रोलिक प्रेस इसके एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसके एग्जाम्पल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का उनके संबंध या उसके क्या होगा? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है?
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है? तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके पिच से है, उसके तारत्व से है, जिसको बोलते हैं पिच, PITCH, पिच से है यानी कि तारत्व से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, तारत्व ही वह गुण होता है जिसके कारण हमें ध्वनि, तारत्व ही गुण होता है ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है, जिसके कारण ध्वनि हमें मोटी या पतली सुनाई देती है। ठीक, चलिए, और ध्वनि की जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की महिलाओं की ध्वनि पतली क्यों होती है, पुरुषों की ध्वनि मोटी क्यों होती है, ये इस पर प्रभाव किसका होता है? तो ये फ्रीक्वेंसी के कारण होती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होगा, अतः ध्वनि पतली हो जाती है। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होगा, तो ध्वनि मोटी हो जाएगी। ठीक, 12 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? किसमें ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? तो आप कह सकते हो भैया सूर्य से हम सौर ऊर्जा सीधे प्राप्त कर लेते हैं, हमें बाकी झंझट करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो वह क्या देती है भाई? जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो है, ध्यान रखिएगा, कांच से सिल्क को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे क्या होता है भाई? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ठीक, कांच से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या करते हैं भाई? ट्रांसफार्मर तो का उपयोग कहा? ट्रांसफार्मर ध्यान रखिएगा सिर्फ एसी में ही उपयोग करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर की बात करें एसी वोल्टता का उच्चयन या अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, उपचयन या अपचयन होता है। चलिए, उच्चयन और अपचयन दोनों होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट प्रदाय तथा 220 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है? ठीक, पावर बताना है। ठीक, पावर बताना है। पावर बराबर होता है विद्युत धारा गुणे विभवांतर। तो आपका या V इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा? 10 कितने एम्पियर है? 10 गुणे कितने वोल्ट? 220, ये हो जाएगा आपका 2200 वाट। 2200 वाट। तो कुल बल्बों की संख्या निकाल लेंगे, बराबर 2200 वाट और टोटल कितने वाट? 200, यानी कि ये काटेंगे यानी कि क्या जाएगा? 11 बल्ब। 11 बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत के अधिकांश घरेलू उपकरण निम्नलिखित नियत विद्युत सप्लाई की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। भारत के अधिकांश घरेलू उपकरण किस विद्युत सप्लाई की आवृत्ति पर कार्य करते हैं? तो ये 50 हर्ट्ज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। 17 की बात करें, दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। अवतल यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये अवतल दर्पण कार्य क्या करता है? ध्यान रखिएगा, ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, अवतल दर्पण की बात करें, सोलर कुकर आपने सुना होगा, सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में आपने अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए 18 की बात करें, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब की बात करें, ये कैसा होता है? उल्टा वास्तविक एवं छोटा बनता है। उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो विक्षेपण की बात करें, ये बैगनी का विक्षेपण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बैगनी का। तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है? लाल का। तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है? लाल का। चलिए 20 की बात करें, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। क्या उत्पन्न किया जा सकता है लेजर द्वारा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर, माफ करिएगा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है। ठीक है,
चलिए, लेजर का फुल फॉर्म पूछा जाता है LASER, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक। चलिए, आविष्कार 1960 में हुआ था, किसने किया था? थियोडोर मैमन ने, थियोडोर मैमन ने, ठीक, मैमन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा रैले प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना अधिक होता है, ठीक। तरंगदैर्घ्य कम, प्रकीर्णन अधिक। लाल की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तो प्रकीर्णन कम होगा, ठीक। प्रकीर्णन के फलस्वरूप ध्यान रखिएगा, जो खतरे के निशान होते हैं, जो आपने देखा होगा खतरे के निशान होते हैं, वो लाल रंग के बनाए हो जाते हैं। किसके? लाल रंग का प्रयोग होता है, ठीक। उगते व डूबते सूर्य का लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। 22 की बात करें, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हम हेलियोस्कोप का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, ट्रांसफार्मर कोर के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? इसमें देखिएगा, स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई? घूमती या आवर्ती वस्तु की चाल मापने के लिए, घूमती या आवर्तित वस्तु की चाल मापने के लिए, ठीक, हेलियोस्कोप। टेलीस्कोप की बात करें, दूर की वस्तु देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक। सन मीटर आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, ट्रांसफार्मर कोर के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए सर्वोत्तम पदार्थ है नर्म लोहे की क्रूड, नर्म लोहे की क्रूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करें, ठीक। वस्तु के संवेग की गणना करें तो यम बराबर कितना दिया? 50 किलोग्राम। चलिए ठीक है, v कितना दिया है? 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। संवेग यानी कि p निकालना है, तो संवेग p बराबर क्या होता है? m इंटू v, ठीक। तो संवेग निकालना तो 50 गुणे 6 यानी कि 300 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जैसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो, ठीक। 25 की बात करें, किसी माध्यम में कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है 1/t, ठीक। 1/t मतलब आपका हो जाएगा 40 कह सकते हो, 40 कंपन पूर्ण कर रहा है तो 40/2.5, इसको भाग दोगे 16 हर्ट्ज निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। तो ये थे आज के क्लास के 25 क्वेश्चन। तो डेली क्लास मिल रही है, ध्यान रखिएगा, 5 दिन लगातार आपको जीके मिला, 5 दिन आपको बायोलॉजी फिजिक्स मिला। बायोलॉजी के साथ में चलेगी तब और मजा आएगा आपको देखने में, आपको पढ़ने में। तो क्लास को लाइक करिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। पीडीएफ मैं सोच रहा हूँ, पीडीएफ मैंने पहले ही क्लास का भेजा था, उसके बाद भेजा ही नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ भेज दूं अब सारे जो बच्चे हुए हैं, तो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आज। और आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर नहीं करते क्लास पे, शेयर कर दिया करो, ठीक। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।